द सॉलिट्यूड टॉक्स, जहां हम ढूंढेंगे जीवन जीने के नुस्खे लाइव स्कॉलर्स के साथ, जहां हम खुद को दे पाएंगे सहज जीवन का एक नया अवसर। जय जी। जय जी। इस उम्र के पड़ाव पे जो मुझे अकेलापन महसूस होता है, जबकि लाइफ की जो रूटीन सारे काम हैं सब अपनी जगह व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं। सुबह उठना, नहाना धोना, पूजा करना, स्वाध्याय करना, मंदिर जाना, ये सारे काम ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 तक पूरे हो जाते हैं। चलिए उसके बाद 12:30 1 बजे तक लंच भी हो गया मेरा। जो 1 से लेके 5 बजे तक का टाइम है, उस टाइम की मतलब कोई प्रॉपर प्लानिंग मेरे पास अभी तक हाल फिलहाल नहीं है। उसके लिए आपके मुझे गाइडलाइन चाहिए। कमल जी, आप कहते हो कि अकेलापन महसूस होता है, कुछ और मेरे पास नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे जीवन का उद्देश्य हमने डिसाइड नहीं किया। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि जो लोग संन्यास लेते हैं वे तो इसलिए संन्यास लेते हैं क्योंकि उनको अकेलापन चाहिए, और हमें अगर बाय डिफ़ॉल्ट अकेलापन मिल रहा है तो हमें तकलीफ़ क्यों है? और वो इसलिए क्योंकि ये हमारा निश्चित नहीं है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे करना क्या है। अगर ये निश्चित हो तो कभी अकेलापन जो काटने को दौड़ता है वो सौभाग्य का कारण बन सकता है। इसलिए पहले निश्चित तो करो कि करना क्या है, क्यों करना है, किस लिए करना है, जीवन का उद्देश्य क्या है। मैंने तो ऐसे लोगों को देखा जो अपना समय किल करते हैं कि अकेले ही ताश खेलते हैं क्योंकि दूसरा वाला नहीं मिलता है, कि खुद यहाँ से एक पत्ता चल रहा है, दूसरा पत्ता सामने जाके फिर खुद चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास लगता है कि समय बहुत है। समय बहुत कम है। इसलिए कम है क्योंकि अगर उद्देश्य की पूर्ति करनी होगी तो समय कम है, और अगर उद्देश्य ही पता नहीं है, उद्देश्य डिफाइन ही नहीं है, तो फिर समय आपको खाने को दौड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत शांतिपूर्वक, बहुत गहराई से, बहुत डीप थॉट के साथ हमें निश्चित करना चाहिए हमारे इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है और हमें इसमें करना क्या है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मानव सेवा करनी है तो वे निकल पड़ते हैं मानव सेवा के लिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उन्हें अपनी ही सेवा करनी है, वे उस दिशा में चल पड़ते हैं। तो मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ, ये प्रश्न आपने ये नहीं पूछा कि क्या सही है क्या गलत है। प्रश्न ये है कि खाली समय हो तो क्या करें। तो खाली समय में वो करें जो हमारे जीवन का उद्देश्य है। जिंदगी का अगर ये पड़ाव है तो कितने दिन बचे हैं ये पता नहीं हो, जितने बीत गए हैं साल उतने महीने भी बचे नहीं होंगे। तो दिस इज अ प्रीशियस टाइम, एक गोल्डन टाइम है। इस समय में तो बहुत कुछ करने का है, और तब वो निश्चित होगा जब जीवन का उद्देश्य और पर्पस निश्चित होगा। करने की परिभाषा क्या? करने की परिभाषा मतलब जीवन में क्या करना है, जो उद्देश्य होगा उसके बारे में ध्यान करना भी तो करना है, शांत बैठना भी तो करना है, चिंतन करना भी तो करना है। करने वाला ऐसा नहीं है कि मजदूरी कर रहे हैं, तसले में सामान रख के यहाँ से वहाँ फेंक रहे हैं, वो ही करना है। कुछ नहीं करना भी तो सबसे बड़ा करना है, कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। लोग कहते हैं फालतू बैठे हो, कुछ कर तो नहीं रहे हो। अरे ये फालतू बैठा हूँ, तुझे फालतू दिखाई दे रहा हूँ। मैं कितना बड़ा कर रहा हूँ ये मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। जब मैं पूरे दिन भर का मौन करता हूँ तो मैं किसी को कुछ करता हुआ नहीं दिखाई देता हूँ, लेकिन मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ जो मैं साल भर में नहीं कर रहा था, वो भी एक दिन में कर रहा हूँ अपने आप के ऊपर। अपने आप के ऊपर करना कुछ काम नहीं लगता है, ये हमारी तकलीफ है। हमें अपने आप के ऊपर भी तो काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, वो सबसे बड़ा करना है। लेकिन पूरी जिंदगी जिस व्यक्ति ने मान लो काम किया हो या अपनी प्रवृत्ति में लीन रहा हो, वो इस उम्र के पड़ाव पे आके अपनी प्रवृत्ति को शांत कर सकता है। क्या कर सकता है? अपने प्रवृत्ति को या अपनी एक्टिविटीज को। बिल्कुल। अभी तक जो एक्टिविटी करी है वो दूसरों के लिए की है। अभी तक जो एक्टिविटी करी है वो गांव के लिए की है, अब अपने लिए भी तो कभी करना है। भाग्यशाली हो आप, ये उम्र मिली है। अगर उम्र नहीं मिलती और 40-45 साल में जो लोग चले जाते हैं वो गांव का काम करते करते, दुनिया का काम करते करते निपट लेते हैं, उन्हें अपने लिए समय नहीं मिलता। ये काम तो अभी तक दूसरों का किया, अभी तक तो मजदूरी करी है। अब अपना काम करने का समय आया है तो अपना काम कर लेना चाहिए। अकेले रहें, अकेले पीस में रहें, शांति में रहें, प्रकृति के पास जाएं, पहाड़ों में जाएं, जो अच्छा लगता हो वो करें। ये भी तो बहुत बड़ा करना है कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ। और वो फिर अगेन मैं कहूँगा वो तब होगा जब पर्पस डिफाइन होगा, वरना फिर वही वाली फुटबॉल है जिसकी हवा निकल गई है, वो पिचक गई है और लुढ़क रही है।
ऐसी हमारी ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए। हम उम्र के लोगों के अंदर जनरली 3 पीढ़ियां साथ रहती है और ये स्वाभाविक है कि विचारों में समरूपता या एक रूपता नहीं आ सकती है। सब अपने अपने विचार लेके बैठे हैं और अपनी अपनी सोच लेके बैठे हैं। इस समय एक जो परिवार का मुखिया होता है वो अपनी सोच को मतलब हावी करने की कोशिश करता है, थोपने की कोशिश करता है, और जो सेकंड जनरेशन होती है उसकी अपनी सोच रहती है। तो इस सोच में जो विपरीतता आती है, उस विपरीतता के लिए आपकी तरफ से क्या सुझाव है? कमल जी, पहली बात तो ये है कि देयर इज़ नो एनी जनरेशन गैप। हमें ये मानना नहीं चाहिए कि जनरेशन गैप है। क्यों नहीं मानना चाहिए? 2-3 सिद्धांत अगर हम पकड़ के रखेंगे तो जनरेशन गैप महसूस होगी नहीं। पहली बात तो है कि आपका व्यक्तित्व लचीला होना चाहिए, गीला नहीं। इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए लाइफ में। गुड लाइफ। हाँ, तो फ्लेक्सिबिलिटी अगर लाइफ में होगी तो मेरा बच्चा नहीं, मेरे पोते के साथ भी मैं ऐसा व्यवहार करूंगा जैसे मेरा दोस्त है, वो भी मुझसे ऐसा व्यवहार करेगा जैसे मैं दोस्त हूँ। रेस्पेक्ट अलग चीज़ है। वो भी मेरी रेस्पेक्ट रखता है, मैं भी उसकी रेस्पेक्ट करता हूँ। ये दोनों तरफ से होगा, वन वे नहीं होगा। मेरा बेटा भी मेरी रेस्पेक्ट करता, मैं भी उसकी रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन विचारों में अगर भिन्नता तो मेरे बराबर के दोस्तों में भी होती है। तो मैं क्यों मानता हूं कि विचारों की भिन्नता जनरेशन गैप है? मैं हटा दूं कि जनरेशन गैप वर्ड है ही नहीं। जब हमने अपने माइंड को ऑर्डर दिया कि जनरेशन गैप है, तो मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि मेरी थॉट अलग है, इनकी थॉट अलग है। और जब 2 कदम वो आगे चलता है, 2 कदम आप आगे चलते हो, तो दोनों एक साथ मिक्स हो जाते हैं। पति पत्नी में भी विचारों की भिन्नता होती है। तो रिलेशनशिप मीन्स सेक्रीफाइस। रिलेशनशिप का मतलब होता है सेक्रीफाइस करना, त्याग करना। पति पत्नी की रिलेशनशिप होगी तो भी सेक्रीफाइस होगा, बाप बेटे की होगी तो भी सेक्रीफाइस होगा, बाप दादा की और पोते की होगी तो भी सेक्रीफाइस होगा। और सेक्रीफाइस करने का मतलब हमें रिलेशनशिप बिल्ड करना है, एटमॉस्फेयर एक रखना है। इसलिए कुछ बातें हमें उनकी माननी पड़ती हैं, कुछ वो हमारी मानते हैं। तो जब हम उनकी बात मानते हैं तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि ये उनकी बात मैं मान रहा हूं तो मुझे बोझ लगेगा। मैं मानता हूं बच्चे का मन है, उसकी इच्छा है, तो मैं उसके लिए ये अपना विचार उसके साथ शामिल करता हूं। जब 2 पार्टनर होते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि तुम्हारी पार्टनरशिप तभी चल सकती है अच्छी जब दोनों ये सोचें कि हम असहमति के लिए सहमत हो जाते हैं। हर बार दोनों एक बात पे सहमत नहीं होंगे, लेकिन इस बात पे तो सहमत हो सकते हैं कि इस बात पे मेरी असहमति है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सहमत हूं। गुड लाइफ। तो मैं एग्री कर रहा हूं, बस मैं इस बात से डिसएग्री हूं, पर मैं एग्रीमेंट में हूं। चैप्टर क्लोज, दूसरी बात बोलो। और पहली वाली बात का असर दूसरी बात पे नहीं आना चाहिए। हर चीज सब्जेक्टिव होनी चाहिए कि यार इस सब्जेक्ट पे बात हुई, बात खत्म होगी, दूसरी बात पे काम शुरू करो। दादा को भी सोचना पड़ेगा कि मुझे बच्चों के साथ खेलना है, मैं मुंह मरा के बैठा रहूं तो नहीं चलेगा। बच्चे का मन अगर कॉफ़ी पीने का है तो चलो यार मैं उसके साथ कॉफ़ी पीने जाता हूँ, तो बच्चा भी सोचेगा दादाजी मेरी, पोता भी सोचेगा दादाजी मेरी बात का ख्याल रख रहे हैं। और कल दादाजी ने कहा कि बेटा चल मंदिर चलते हैं, तो बच्चे दादाजी आप कह रहे हो चलो मंदिर चलते हैं। अब तुम उसके साथ कॉफ़ी पीने जाने की बात कहते हो तो आप कहो कि मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, मेरी कमर दर्द कर रही है, और जब आपको बेटा मंदिर चल तो वो मना कर देगा, मैं तो वीडियो गेम खेल रहा हूँ, तो क्या होगा? रेस्पेक्ट तो तब है जब दूसरे ने एक दूसरे का ख्याल रखा। तो जनरेशन गैप खत्म हो सकती है। हम इस बात को सोच के टेक्नोलॉजी को अप्लाई नहीं करते हैं कि यार मुझे नहीं आती, तो बच्चे समझते हैं आप आउट ऑफ डेट हो गए हो। क्यों नहीं आती है? क्या तकलीफ है उसमें? पूछो ना, मुझे सिखाओ, आई एम रेडी टू लर्न, मैं सीखने को तैयार हूं। तो हम बच्चों के साथ अगर मिलेंगे और समय के हिसाब से अपने आप को बदलते रहेंगे तो कभी आप आउट ऑफ डेट नहीं होगे। समय बदल रहा है ना, समय हिसाब से बदलना पड़ेगा ना, और बदलते रहे समय के हिसाब से। अगर ये सास है वो ये कहती कि मेरी बहू तो साड़ी ही पहने, दूसरी चीज नहीं पहने, क्योंकि मेरी सास के सामने मैंने साड़ी पहनी तो घर में झगड़े होने हैं। तुमने अपनी सास के सामने पहनी, लेकिन आज जो बहू से सलवार सूट पहनना है तो तुम्हें खुशी से कहना होगा बेटा सलवार सूट पहन ले, क्या बिगड़ गया तुम्हारा उसमें कहने में? लेकिन आप ईगो में जी रहे हैं इस बात के लिए कि मैंने ऐसा किया तो मेरी बहू भी ऐसे करे, तो झगड़े, तो जनरेशन गैप भी होगा, झगड़े भी होंगे, स्ट्रेस भी होगा। तो जब आप उसे बेटी मानोगे तो तकलीफ नहीं होगी, बहू मानोगे तो तकलीफ होगी। तो इसलिए मैं फिर ये कहता हूं कि आपका व्यक्तित्व तो लचीला होना चाहिए, गीला नहीं। गीले का मतलब ये है कि आप जो गए उसका मान लिया, जहां गए वैसे ढल गए, ऐसा नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और फ्लेक्सिबिलिटी जब पर्सनैलिटी में होती है तो ना जनरेशन गैप होता है, ना झगड़े होते हैं, ना परेशानी होती है, ना तकलीफ होती है। और आपकी पर्सनैलिटी
अट्रैक्टिव होनी चाहिए, पर आप लोगों को इन्फ्लुएंस मत बनो, लोगों को प्रभावित मत करो, आकर्षित करो। हम प्रभावित तब करते हैं जब हम अपने आप को, अपने विचारों को दूसरों पर थोपते हैं। हम आकर्षित तब करते हैं जब मैं उसके विचारों को एडॉप्ट करता हूं। तो अट्रैक्टिव बनो, इन्फ्लुएंस मत बनो। बहुत बढ़िया। आपने जनरेशन गैप के लिए जो सामंजस्य बिठाने के लिए कहा, बहुत अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ आपके सुझाव को। लेकिन हम उम्र के लोगों को इस उम्र के पड़ाव के ऊपर, जैसे मान लीजिए एक जो सेकंड जनरेशन है, हमने चलो उनके साथ सामंजस्य स्थापित कर लिया, लेकिन जो सामने वाली जो सेकंड जनरेशन है वो हमारे साथ सामंजस्य स्थापित नहीं करना चाहती है, नहीं कर पाती है। और कभी जैसे मान लो हमने कुछ उनको सुझाव दिया या कुछ भी उनको निवेदन किया, और अब उनकी व्यस्तता के कारण हो सकता है कि वो इंटेंशनली ऐसा नहीं करना चाहते हो और इग्नोर हो गए। हाँ, हो गए हो, लेकिन उसमें फिर हमको फीलिंग ये हो जाती है कि मतलब वो उसको फॉलो अप नहीं कर रहा है। तो इस जगह, इस स्थिति में आके जो ईगो होती है वो बहुत पीड़ा देती है। कमल जी, जो मैंने बात पहले कही थी, इसमें 2 टुकड़ों में इसके उत्तर दूंगा। पहला टुकड़ा तो ये है कि जब हमारी जवानी है और बच्चों का बचपन है, तब से वो संस्कार किसकी कितनी वैल्यू माननी है, किसको कितनी करनी है, हमारे घर का कल्चर क्या है, माहौल कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, जब हम उसे वैसे नर्चर करना शुरू करते हैं तो उसकी जवानी हो, हमारा बुढ़ापा हो, तो तकलीफ नहीं आती। लेकिन बाय द वे, अब समय आज का है कि यार हमारी बुढ़ापा है, उसकी जवानी है, और हमने कुछ कहा, उसने इग्नोर किया, तो हमें तकलीफ होती, ईगो हर्ट होता है। इसका बहुत बढ़िया तरीका ये है कि हमने उससे कुछ कहा, उससे माना नहीं, हम इग्नोर फील हुए और हमारे ईगो को चोट पहुंची। तो मेरा तरीका ये है कि मैं इस बात को अपने अंदर पाल के नहीं रखूं और अपने अंदर ही उसको बिल्टअप नहीं करता रहूं। एक दिन शांति से अपने बच्चों को, पोतों को बैठाऊं और बहुत प्यार से कहूं, इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करना, और कहूं कि बेटा मुझे इन बातों से तकलीफ और परेशानी होती है, अगर इसमें तुम्हारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो तो मुझे बताओ, वरना अगली बात से इन बातों का ध्यान रखो कि ऐसा ना हो जिससे मुझे और मेरी पत्नी को, तुम्हारी माँ को पीड़ा हो। बहुत बढ़िया। तो जब हम ये कम्युनिकेशन करते हैं डायरेक्ट, तो उसे हो सकता है कि वो इग्नोरेंस में ही हो सकता है वो फोर्सफुली नहीं हो सकता है कि हमारी इस बात से उसको शर्म आ जाए और फिर वो ख्याल रखते। मैं हमेशा, मुझे अगर कोई बात बुरी लगी तो मैं बैठ के अपने बच्चों से कहता हूँ, बेटा ये बात मुझे पसंद नहीं आई, तो बेसॉरी कर लेते हैं, मैं सॉरी कर लेता हूँ, अगली बार के ठीक हो जाता है। बच्चों को भी अधिकार दे रखा है कि तुम्हें अगर कोई बात पसंद नहीं आए, कोई तकलीफ हो, तो मुझसे कहो कि पापा ये बात ठीक नहीं लग रही है, ये मैं चाहता हूँ ये ऐसी हो जाए, तो मैं अगर ठीक होनी होगी तो मैं तो कन्विंस हो जाऊंगा या कन्विंस कर दूंगा, और नहीं होगा तो ठीक है बेटा इसे ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, पर रिलेशनशिप तो ब्रेक ना हो। तकलीफ ये होती है कि हम कम्युनिकेशन गैप कर देते हैं और कम्युनिकेशन बढ़ा देते हैं गैप, तो पीड़ा खड़ी होती है। आजकल तो बहुत अच्छे टूल्स आ गए हैं। आपको अगर बोलने में तकलीफ आ रही है तो व्हाट्सएप पे बढ़िया सा लेटर लिख के बच्चे को भेज दो। अगर आपको लिखने में तकलीफ आ रही है तो व्हाट्सएप पे बहुत बढ़िया सा ऑडियो नोट बनाओ, अपनी सारी भावनाएं बना के उसको भेज दो, बहुत प्यार से वो अपना जवाब दे देगा। अगर हमारी आइस ब्रेक नहीं हो रही है, हम आमने सामने नहीं कहना चाहते हैं तो उन टूल का उपयोग कर लें और मन हल्का हो जाए दोनों का। अरे भारी मन से एक घर में, एक छत के नीचे, एक परिवार के लोग कैसे रह सकते हैं? तो भारी मन मत करो, तो बच्चों को पता चलेगा, इनको बुरा लगेगा तो ये कह देंगे, हमें पता है बच्चों को तकलीफ होगी तो वो कह देंगे, और हम बहुत हल्के पन से, बहुत एंजॉय करते हुए मस्ती के साथ रह सकते हैं। हम उम्र के लोगों को इस उम्र के पड़ाव में आके एक ये विकल्प बना रहता है कि जो हमारी एसेट है उसकी एसेट की रूपरेखा कैसी बनाई जाए या उसको कैसे मतलब प्लानिंग की जाए। कमल जी, मेरी व्यक्तिगत मान्यता बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ये है, जब तक आप जिंदा हैं, मतलब हम जिंदा हैं, हमारी पत्नी जिंदा है, तब तक उसका कोई बंटवारा किसी बच्चे के लिए नहीं होना चाहिए। क्यों? बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत संस्कारी हैं, बहुत रोज सुबह शाम पैर धो के पीते हैं, तो भी क्योंकि ये बात मैं अपने बच्चों को भी सिखाना चाहता हूं कि बेटा जब तक तुम जिंदा रहो तब तक उसका बंटवारा तुम मत करना। बच्चों को भी सिखा रहा हूं, ये डुप्लीकेशन का काम है ना, तो हम जो कह रहे हैं वो तुमसे भी कह रहे हैं। क्योंकि ये जो है ना, ये क्यों नहीं करना है कि ये जैसे ही डिवाइड हुआ तो अभी तक वो
वो असेट्स, वो वेल्थ बच्चों के लिए प्रिविलेज थी, और जैसे ही वो बटी वो उनके लिए राइट बन गई। बहुत बढ़िया। और जैसे वो राइट बनी तो खेल खत्म हो गया। अभी जिंदा है ना हम, तो क्या फर्क पड़ रहा है? खाओ पियो ऐश करो, जितना खर्च करना है खर्च करो, लुटाओ, जो करना है सो करो ना। क्योंकि अल्टीमेटली अगर बच्चा कोई चीज खर्च कर रहा है तो उसकी ही वेल्थ में से जा रही है, आपकी में से नहीं जा रही। बाप ये सोचे कि ये वो अपनी ही वेल्थ खर्च कर रहा है। बाप को क्या लगता है मेरी खर्च कर रहा है, अरे क्यों 1.5 लाख रुपए का आईफोन ले रहा है, एंड्रॉइड ले ले 10,000 का, क्यों बोल रहे हो? मत बोलो ना, करने दो ना उसे खर्च करना है। जो वो 10 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो कर लेने दो ना, उसी तो खर्च कर रहा है। नहीं, जब तुझे मैं बांट दूंगा फिर कर लेना। फिर क्यों कर लेना? फिर उसका हो गया, आज तुम्हारा है। अरे तुम्हारा मरने के बाद तो वो सब उसी का होने वाला है, वो अपनी खर्च कर रहा है, कर लेने दो। पर बंटवारा तो तभी होगा। और जब अगर बिल भी बनानी है ना, तो ऐसी ही बिल बनाओ कि ये पैसा इसके अनुसार ऐसा ऐसा बटेगा, और तब बटेगा जब मैं मर जाऊंगा, मेरी पत्नी मर जाएगी, जब दोनों धरती पर नहीं होंगे तो तुम इसको ऐसे कर लेना। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो ये नहीं होगा। देखो, आदमी के राइट में और प्रिविलेज में फर्क है। एक सेठ जी के पास में एक भिखारी आया, पैसे दे दो। तो सेठ जी ने कहा, बेटा ये 100 रुपये ले जा, और सुन तू बहुत परेशान है, हर महीने की 1 तारीख को आके मुनीम जी से 100 रुपये ले जाया कर। हर तारीख को 1 तारीख को आए, मुनीम जी से 100 रुपये ले जाए। अब 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, हर साल 1 तारीख को आए, हर महीने ले जाए। एक दिन मुनीम ने कहा कि इस बार थोड़ा सा हाथ तंग है, सेठ जी की बेटी की शादी है, तो अगले महीने आ जाना। तो भड़क गया, क्या समझते हो, क्या बात कर रहे हो, मैं हर बार आता हूं, मैं 20 साल से आ रहा हूं, कैसे नहीं देंगे, मुझे तो चाहिए। ओए, तू भीख ले रहा है। उसने लगातार 20 साल तक लेता गया, तो जो प्रिविलेज था वो उसके राइट में कन्वर्ट हो गया, अधिकार मान लिया, तो वो उस पर ही चढ़ गया, भीख पे चढ़ गया। तो इसलिए वो प्रिविलेज है, प्रिविलेज रहने दो, उसे राइट में कन्वर्ट मत करो। और उसके बाद फिर कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि किसको क्या मिलने वाला है। सिर्फ मालूम है, नहीं मालूम है, अंधेरे में जीने दो। जो आपने करके गए वो लिख के लॉकर में रख के चले जाओ, जब मरेंगे तब खोल के देख लेंगे जिसको जो मिलना। तो अपन तो अगली गति में पहुंच गए, क्या फर्क पड़ता है? जब अगर बंटवारा कर दिया बाप ने, और 2 बच्चे हैं, और 2 बच्चों को बराबर कर दिया, तो अभी तक तो बाप की संपत्ति, अब बच्चों की संपत्ति हो गई। अब अभी तक वो प्रिविलेज में थे, अब उनके राइट हो गए। अब बाप बन गया पेंडुलम। अब वो कभी इस बच्चे के घर जा रहा है, कभी उस बच्चे के घर जा रहा है। बाप का घर कहाँ रहा, कि कौन सा रहा बाप का घर? जब वो पेंडुलम बन जाता है तो वो उसका घर हो गया। जब वो उसका घर हो गया ना, तो मास्टर बेडरूम में तो वो सोएगा, और पिताजी सोएंगे सेकंड बेडरूम में। और जब वो इस घर में थे तो पिताजी मास्टर बेडरूम में थे, और बेटा अपने बेडरूम में था, और उसी के बाप के उसी पैसों से खरीदा है उसने वो घर। तो क्या जरूरत पड़ रही है? कर लेना तो उसे जो करना हो। मैं तो यहां हूं, बाप जहां रह रहा है वो ठिया है, बच्चे उसके साथ रह सकते हैं, पर बाप जाके बच्चों के साथ रहेगा, और वो भी उस संपत्ति में जो खुद की है, जो खुद की थी, और उसने जो बंटवारा किया। तो ये फर्क उस सोच का आ जाता है। और बच्चा अकेला नहीं है, फिर पत्नी है, फिर पोते हैं, फिर नाती हैं, तो इसलिए बाप को पीड़ा और तकलीफ होती है। वो ना हो, इसलिए मैं बात कहता हूँ वो हारमोनी बनी रहे। जैसी हारमोनी है, जैसा वो परिवार है, वो वैसा ही बना रहे, तो वो सबसे बढ़िया बात है। और मुझे वो भी पसंद नहीं है कि जब बेटा अपना घर ले और वो कहेगा ये तो मास्टर बेडरूम है जिसमें मैं रहूँगा, और पापा मम्मी का ये वाला है। जब तक माँ बाप जिंदा हैं तब तक पापा मम्मी ही मास्टर बेडरूम में रहेंगे। वो रेस्पेक्ट है दोनों की, और वही उसके बच्चे वही सीख रहे हैं, तो बच्चे भी वही सीखेंगे, तो वही काम होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट। बहुत बढ़िया। हम उम्र वाले लोग इस समय सबकी यही एक सोच रहती है कि अपनी संतान को कुछ देके जाएं, धन संपत्ति प्रॉपर्टी जो भी है। तो यही मतलब आदमी का जीवन का या हम सब का यही गोल होना चाहिए कि हम खाली ये अपनी संपत्ति या मतलब जो भी मतलब हमने अचीवमेंट किया वो उनको देके जाएं, या और कुछ भी उनकी उसके साथ में हमें कुछ और भी उनको कुछ मतलब एक जीवन जीने की कला देनी चाहिए। कमल जी, रुपया पैसा धन दौलत तो नहीं चाहते हुए और चाहते हुए भी बच्चों के पास जानी ही है। और नई पीढ़ी इतनी होशियार और समझदार होती आ रही है कि पिछली वाली पीढ़ी ने जितना कमाया वो उससे ज़्यादा वो कमाएंगे। आपकी पिछली पीढ़ी ने जितना कमाया उससे ज़्यादा आपने कमाया होगा, आपने जितना कमाया आपकी अगली पीढ़ी उससे ज़्यादा कमाएगी। सबको अपने पुण्य पाप से मिलता है, पर ये कोई चीज़ वसीयत में देने जैसी नहीं है।
वसीयत में देने जैसी चीज़ है तो सिर्फ संस्कार है। अगर संस्कार होंगे तो वे आप ही के होंगे। वो फैमिली वैल्यूज एक बाप ही दे सकता है, एक माँ ही दे सकती है, वो बाहर वाले लोग नहीं दे सकते। और मैं नहीं ये चाहता भी नहीं हूँ कि बाहर वाले लोगों की वैल्यूज और संस्कार बच्चों में जाएं। वो पेरेंट्स के ही जाने चाहिए। और वो अगर चले गए और वो सही संस्कार बच्चों को मिल गए तो रुपया पैसा धन दौलत तो आपका भी संभाल लेंगे और खुद भी कमा लेंगे। और वो संस्कार अगर नहीं मिले तो फिर खुद का भी बर्बाद कर देंगे और जो मिला हुआ है वही बर्बाद कर देंगे। तो दुर्भाग्य यही है कि लोग इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि बच्चों को कितना देना है और बहुत सारा दे जाएं, पर इस पे ध्यान नहीं देते कि हमें संस्कार कितने दिए। वो जो वैल्यू सिस्टम है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम वो वैल्यू सिस्टम पे ध्यान नहीं देते हैं, हम उस पर ख्याल ही नहीं रखते हैं कि हम उसको बच्चों को वो संस्कार और वो वैल्यूज दें और बच्चा अपने पेरेंट्स को गुरु माने। अगले से माँ बाप ही नहीं, अरे माँ बाप तो एक प्रक्रिया है जिसकी वजह से बाय डिफॉल्ट हो गए, लेकिन माँ बाप ने ये ऐसे संस्कार और वैल्यूज दें जिससे बच्चों को लगे कि मेरे पेरेंट्स ही मेरे गुरु हैं। तो उस पर पेरेंट्स को भी वो काम करना पड़ेगा जिससे बच्चों को लगे मेरे गुरु हैं। तो ये काम, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और इस संस्कारों पर ध्यान दोगे तो काम हो जाएगा।